अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए मैं एक एमसीक्यू लेके आई हूँ। मैंने सोचा है कि मैं एक कर लिया करूँगी, जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा और आसानी से मैं बना भी लूँगी। इसलिए कि मैं जो मेरे जितने भी मेरे पास थे ना पिछले पुराने एमसीक्यूज़, यानी कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के, तो वो सब मैंने कर दिया आपके साथ। ठीक है, तो अब हफ्ते में एक आता है, तो फिर हम वो इसी तरह से करते रहेंगे एक ना। तो आज जो है, अच्छा उससे पहले मैं आपसे कह दूँ कि प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे। आप बिल्कुल कमेंट ही नहीं करते हैं, सिर्फ एक या दो मुझे कमेंट हैं तो आप लिखें तो सही ना कि आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी बता दें, अगर उनको अच्छा लग रहा है तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अच्छा ये है हमारी पिछली दफ़ा ना 20 सीरीज़ हो गई थी, उसमें भी मैंने लास्ट टाइम भी एक ही किया था। तो इस दफ़ा हम सीरीज़ 21 कर लेते हैं और ये एमसीक्यू जो है बनता है 75, नंबर 75 है इसका। ठीक है, रेफरेंस मैंने लिया न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन मार्च 21, 2023, यानी कि बिल्कुल रीसेंट है। ठीक है, और इससे पहले रमज़ान भी मुबारक हो भैया आपको। आज चौथा रोज़ा हो गया, पहला रमज़ान में मैं ये आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा, इसमें पूछा है उन्होंने कि एन 85-year-old मैन विद मॉडरेट क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ FEV1 62% of predicted, presents for routine follow-up. He reports increasing dyspnea with exertion and a chronic non-productive cough. He currently takes salmeterol as maintenance therapy and uses a short-acting beta-agonist albuterol inhaler as his rescue medication. He has historically needed his rescue inhaler less than once a week, but for the past 3 months, he has needed it 2 to 3 times per day. He has been hospitalized for COPD exacerbations twice in the past 6 months. His blood eosinophil count 1 month ago was 112 per millimeter cube. Reference range is 0 to 350. आगे उन्होंने पूछा है which one of the following medication should be added to this patient regimen to achieve better control of his symptom. A है budesonide, B है prednisone, C है formoterol, D है montelukast, E है tiotropium. तो आप क्या करेंगे? अच्छा, अब देखें इन्होंने इस तरह का बनाया है ये MCQ कि इसमें पूरी आपको ना उन्होंने डिटेल दे दी है, यानी कि ये बहुत अच्छा है आपके COPD की ट्रीटमेंट की रिवीजन के लिए। अब इन्होंने बताया 85-year-old मैन है, COPD है उसको, FEV1 इसकी 62% और प्रेडिक्टेड है, बहुत कम है, और रूटीन फॉलोअप के लिए आया है। सिर्फ उसका ये कंप्लेंट है कि उसका डिस्निया इंक्रीज़ हो गया। ठीक है और क्रॉनिक नॉन प्रोडक्टिव कॉफ हो रही है। सेल्मीट्रॉल वो मेंटेनेंस थेरेपी ले रहा है, और शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 इनहेलर वो रेस्क्यू मेडिकेशन है उसके पास। लेकिन उसकी हिस्ट्री ये है कि पिछले दिनों तो मतलब काफ़ी दिन से तो उसका कंट्रोल ही चल रहा था, यानी कि उसको लेस दैन वंस अ वीक ज़रूरत पड़ती थी एल्ब्यूट्रॉल वाले इनहेलर की। लेकिन अब जो है 3 मंथ से उसको क्या हुआ है, 2 to 3 टाइम्स पर डे वो ले रहा है एल्ब्यूट्रॉल। मतलब मेंटेनेंस उसके साथ करे जा रहा है फिर भी सेल्मीट्रॉल से। तो ही हैज़ एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा वो COPD एक्सेसरबेशन के साथ पास 6 मंथ में एडमिट भी हो चुका है। अब ये सारा ना क्राइटेरिया आपको बता रहे हैं वो, तो आपको आना चाहिए कि आप कैसे जो है ना इसको कौन से उसमें ये फिट आएगा कि क्या थेरेपी इसकी होनी चाहिए, उस बेस पे आप कर सकेंगे। हिज ब्लड इओसिनोफिल काउंट 1 मंथ अगो वॉज 112 पर मिलीमीटर क्यूब, यानी कि ब्लड इओसिनोफिल काउंट ना उसकी नॉर्मल है, 0 to 350 उन्होंने बताई हुई है, तो वो विद इन रेंज है। अब आप क्या करेंगे? सेल्मीट्रॉल वो पहले से ले रहा है तो ब्यूटिसनाइड देंगे उसको, प्रेडनिसोन देंगे, फॉर्मोट्रॉल देंगे, मॉन्टेलुकास्ट के टायोट्रोपियम। अब जवाब है इसका टायोट्रोपियम। ठीक है, की लर्निंग पॉइंट उन्होंने क्या बताया, द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट हु हैज़ हैड एटलीस्ट 2 exacerbations ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज ड्यूरिंग द पास्ट ईयर, गोल्ड ग्रुप ई में आ रहा है ये, यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ लंग डिजीज़ की जो ग्रुपिंग करते हैं ना सिवियरिटी और सिम्टम्स के बेस पे,
उस पर ग्रुप ई में आ रहा है, अभी मैं आगे चल के बताती हूँ किस तरह करेंगे। एंड हु हैज़ अ ब्लड इओसिनोफिल काउंट लेस देन 300 मिलीमीटर क्यूब is a combination of a long-acting beta-2 agonist inhaler, long-acting beta-2 agonist inhaler an as needed short-acting beta agonist inhaler and a long-acting anticholinergic such as tiotropium। तो ये पहले से बीटा 2 तो ले रहा है ना, सेल्मिट्रॉल ये ले रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे कि आप उसको अब ऐड करा देंगे एंटी मस्कुरेनिक टायोटोपियम लॉन्ग एक्टिंग LAMA आप ऐड कर देंगे। LABA वो पहले से ले रहा है, ठीक है। अब हम डिटेल फीडबैक में उन्होंने बताया करंट गाइडलाइंस फ्रॉम द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, मैंने लिख दिया है, हाँ ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ recommend classifying COPD on the basis of number 1 a severity of airflow obstruction। अब अगर सिर्फ सीवियरिटी ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ही आपको पता है, जैसे उन्होंने बता दिया 62%, तो आप नहीं सही कैटेगराइज कर सकते। ग्लोबल इनिशिएटिव में 2 बेसिस पे आपने कैटेगराइज करना है इकट्ठा, तो एक तो सीवियरिटी ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, दूसरे सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स एंड रिस्क ऑफ एक्सेसरबेशन, यानी आपने सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स देखनी है उसकी कि कितनी दफ़ा उसको एक्सेसरबेशन हुई या कितनी दफ़ा वो हॉस्पिटलाइज हुआ हॉस्पिटल में, ठीक है, हुआ या नहीं हुआ, उस बेसिस पे आप करते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको देखनी होती हैं, लिंक यानी आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कराएं और सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स भी आप समझ लें कि आपको किस तरह उसमें क्लासिफाई करना है। तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होता है। तो पहला है सीवियरिटी ऑफ एयर फ्लो लिमिटेशन इन पेशेंट विद एन FEV1 एंड FVC रेशो less than 70%. The severity of airflow limitation is classified on the basis of the post bronchodilator FEV1. It is graded on a scale of 1 to 4 as follows. मतलब अगर 70% से कम आ रही है तो आपने उस बेसिस पे करना है कि उसको जब ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं तो फिर FEV1 उसकी कितनी हो जाती है। तो 1 to 4 पे वो क्लासीफाई हो सकता है इस तरह, यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, ये इनका चार्ट है। इनिशियल फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट आप लेंगे। अब इसमें ना एक है स्मॉल m कैपिटल MRC, यानी मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल, उसने उसके अकॉर्डिंग टू जो क्लासीफाई होता है ना वो 1 to 4 पे होता है। या फिर आप क्या करेंगे, COPD असेसमेंट टेस्ट, एक इस तरह से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कैट उसको कहते हैं और दूसरे को कहते हैं MRC। तो MR मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल के बेस पे अगर 0 to 1 आ रहा है और असेसमेंट फॉर COPD असेसमेंट टेस्ट में आ रहा है लेस देन 10, तो फिर आप क्या करेंगे कि, और अगर फिर आप ये देखें कि अगर एक दफ़ा या लेस देन वन मतलब उसको मॉडरेट एक्सेसरबेशन ही हुई है, नॉट लीडिंग टू हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि हुई थी लेकिन हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा था, तो आप ग्रुप A उसको करेंगे उसकी बेस पे, ठीक है। और सिर्फ आप ब्रोंकोडाइलेटर देंगे उस वक्त, ब्रोंकोडाइलेटर यानी कि एल्ब्यूट्रॉल जो ले रहा है, ठीक है। अब जो है अगर ग्रुप B आता है तो आप क्या करेंगे, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट प्लस लॉन्ग एक्टिंग मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट यानी कि टायोटोपियम भी मिला के दे देंगे आप इसको, ठीक है। अगर जो है एक्सेसरबेशन मॉडरेट यानी कि एक्सेसरबेशन मोर देन 2 टाइम्स और मोर देन 1 ही आ रही है, अगर एक्सेसरबेशन या फिर एक एक्सेसरबेशन ऐसी थी कि उसमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो फिर ये डायरेक्ट ग्रुप E में चला जाता है। ग्रुप E जो है वो पहले C और D कहलाता था, लेकिन अब उन्होंने कंबाइन करके E कर दिया, ठीक है। तो उसमें फिर आप क्या करेंगे, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट प्लस लॉन्ग एक्टिंग मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट यानी कि टायोटोपियम
ठीक है। कंसिडर लाबा प्लस लामा प्लस ICS यानी इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप इस सूरत में देंगे, ठीक है। तो हमारा द ब्लड इओसिनोफिल काउंट इज़ मोर देन 300 पर मिलीमीटर क्यूब, वो भी आप ICS कब मिलाएंगे, जब उसकी इओसिनोफिल काउंट 300 मिलीमीटर क्यूब से ज़्यादा होगी तो मिलाएंगे आप, वरना तो फिर आप अदरवाइज़ आप उसको लाबा प्लस लामा पे रखेंगे, ठीक है। नीचे यही लिखा हुआ है MMRC जो है मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल है, CAT CAD COPD असेसमेंट टेस्ट है, लाबा लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, लामा लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट, ICS इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। समझ में आ गया। तो ग्रुप A और ग्रुप B में हम कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम, यानी कि अगर सिम्टम ऐसे हैं कि सिर्फ एक दफ़ा ही उसको मॉडरेट एक्सेसरबेशन हुई थी, मॉडरेट एक्सेसरबेशन क्या है कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी उस पेशेंट को, तो फिर आप ग्रुप A में रखेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल, ठीक है। और उसको फिर सिर्फ आप मतलब ये कि जब ज़रूरत पड़े तो वो ब्रोंकोडायलेटर ले ले, ठीक है। अगर ग्रुप बी में आया, ग्रुप बी क्या है कि उसको एक दफ़ा से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन अगर उसकी हो रही है तो फिर आप लाबा प्लस लामा कर देंगे उसको, ठीक है। यानी कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट इनहेलर में लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट भी मिला देंगे, यानी कि टायोटोपियम, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा एक्सेसरबेशन हुई और एक ऐसी थी कि उसमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो फिर ग्रुप E होगा। अच्छा, ऊपर जो है ना हॉस्पिटलाइजेशन अगर नहीं हो रही है तो ग्रुप A और B ही होता है वो। अगर 2 दफ़ा मॉडरेट एक्सेसरबेशन हुई और एक दफ़ा साल में उसको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा कि सीवियर थी तो ग्रुप E में कर देंगे आप। और उसके साथ आप ब्लड इओसिनोफिल काउंट भी देखेंगे, अगर वो ज़्यादा है नॉर्मल रेंज से यानी 300 से ज़्यादा है पर मिलीमीटर क्यूब तो फिर उसमें अब इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिला देंगे, ठीक है। ये तो हो गया सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स के बेस पे। इन दिस केस पेशेंट्स FEV1 फॉल्स बिटवीन 50 एंड 80 ऑफ द प्रिडिक्टेड, यानी 62 बताई हुई है। सो ही इज़ क्लासिफाइड एज हैविंग गोल्ड स्टेज 2 डिजीज़, ऑल्दो दिस गिव्स द क्लिनिशियन one perspective on severity of the disease. It does not guide pharmacologic therapy. Those decisions require an assessment of symptom severity and exacerbation risk, जैसा कि बताया अभी हमने। अब severity of symptoms and risk for exacerbation. Symptoms can be assessed during the Modified Medical Research Council MMRC questionnaire or the COPD assessment test CAT. And the risk of exacerbation is based on the patient's exacerbation history. A grade of A, B or E is then assigned and used to determine initial pharmacologic treatment as shown below. अच्छा, ये वाला शायद मैंने पहले लगा दिया, सॉरी। सिवियरिटी में आप देखें गोल्ड 1 हम कैसे, वो जो ऊपर मैंने दिखाया ना वो मॉडिफाइड रिसर्च काउंसिल वाला है जिस पे आप जो है ना सिम्टम्स के बेस पे वो करते हैं। अब यहाँ पे ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज गोल्ड 1 कैसे करेंगे। सिवियरिटी माइल्ड कब कहेंगे आप, अगर पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर FEV1 यानी फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड है मोर देन 80 या मोर देन 80% ऑफ द प्रिडिक्टेड, अगर है तो उसको हम माइल्ड लेंगे, ठीक है। FEV1 मोर और इक्वल टू 80% ऑफ द प्रिडिक्टेड गोल्ड 1 स्टैंडर्ड होता है वो। गोल्ड 2 क्या होता है, मॉडरेट में क्या है 50% है, यानी कि FEV1 जो है लेस देन 80 है पर्सन ऑफ द प्रिडिक्टेड, लेकिन मोर देन 50, ठीक है। तो ये मॉडरेट हो गया, यानी हमारा पेशेंट जो है इसकी 62 आ रही है तो उसका मतलब है गोल्ड 2 पे आ रहा है, मॉडरेट है उसको। गोल्ड 3 पे क्या हुआ, सिवियर 30% FEV1
जो है लेस देन 50% ऑफ प्रेडिक्टेड बट मोर देन 30%, ठीक है। गोल्ड 4 क्या है, वेरी सीवियर, FEV1 इज़ लेस देन 30% ऑफ द प्रेडिक्टेड, ठीक है। तो ये सीवियर में आपने कर लिया। तो इस तरह से आप, लेकिन ये आपको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट तो आप करवाना है आपको, ठीक है, और हिस्ट्री सही से लेनी है। In this case, sufficient data has not been provided to fully assess the symptoms using CAT or modified medical research council, but the patient's recent increase in rescue inhaler use suggests increased symptoms. He has had 2 hospitalizations for the exacerbation during the past 6 months, which already establishes him in group E. The next step would be to add a long-acting muscarinic antagonist, LAMA, to his regimen. This approach would also be consistent with the American Thoracic Society of Clinical Practice guidelines for COPD, ठीक है। तो वो भी उसको जो है ना, अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी भी इसको ही मानती है, गोल्ड जो सिवियरिटी का वो है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ long-acting muscarinic antagonist यानी कि tiotropium has been shown to improve lung function, reduce dynamic hyperinflation and reduce dyspnea and exacerbations in patients with COPD. In a randomized double-blind placebo-controlled initial trial involving patients with COPD, tiotropium was associated with improved lung function, better quality of life and decreased exacerbations frequency during the 4-year study period. Tiotropium is not approved for acute bronchospasm and should be used with caution in patients with benign prostatic hyperplasia or bladder neck obstruction, ठीक है। तो मतलब ये कि acute bronchospasm में तो उसका कोई रोल नहीं है, जाहिर बात है, उस वक्त तो आप शॉर्ट एक्टिंग देंगे ना, जो अस्थमा में हम देते हैं। Although inhaled glucocorticoids can be added to the regimen of a patient with frequent exacerbations, there is increased risk of pneumonia with these medications. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है और कितनी। एडिंग अ लॉन्ग एक्टिंग मस्कुरिनिक एंटागोनिस्ट फर्स्ट इज अ बेटर चॉइस। इन एडिशन, current guidelines recommend adding inhaled glucocorticoids only if a patient's blood eosinophil count is more than 300 per millimeter cube, ठीक है। तो आप जो है, जब तक eosinophil count ज़्यादा ना हो 300 पर मिलीमीटर क्यूब के, तो आप इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं ऐड कराएंगे, ठीक है। If a patient is already taking a salmeterol, adding another long-acting beta agonist such as formoterol is not indicated. जो इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है formoterol, तो वो तो आप नहीं देंगे ना, क्योंकि वो पहले ही एक salmeterol तो ले रहा है, सेम है वो, तो आप वो नहीं देंगे, तो गलत है वो ऑप्शन। Montelukast क्यों नहीं देंगे? It is a leukotriene receptor antagonist that is used to treat asthma and seasonal allergies. It has not been shown to be effective in the treatment of COPD until other controller medications are opted. Chronic glucocorticoids such as prednisone should be avoided in the treatment of COPD until other controller medications option have been exhausted. तो आप बिला वजह के लिए उसको हर एक को शुरू नहीं करा देंगे, आप देख के कराएंगे। मतलब ये कि ग्लोबल इनिशिएटिव से वो अगर 4 कैटेगरी सीवियर में आ रहा है और उसका फिर ईओसिनोफिल काउंट भी ज़्यादा है, अगर ईओसिनोफिल काउंट 300 पर मिलीमीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं है, तो आप सिर्फ लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर देंगे और उसमें मिलाएंगे क्या, लॉन्ग एक्टिंग ये जो है लॉन्ग एक्टिंग मस्कुरिनिक एंटागोनिस्ट यानी कि टायोट्रोपियम, ठीक है। और उसमें ICS आप कब मिलाएंगे, ऐड करेंगे, जब ईओसिनोफिल काउंट भी बढ़ जाए 300 पर मिलीमीटर क्यूब के, ठीक है। तो अब आप देखें कि कितना, मतलब ये अब ना अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास लेटेस्ट एडिशन उसका आ गया है, हैरिसन का, यानी कि 21st एडिशन अब आ चुका है ना। तो मैं तो उसमें देख के मैं हैरान रह गया कि देखो कितनी मतलब चेंजेस हो जाती हैं ट्रीटमेंट में। है तो तकरीबन वही, लेकिन ये कि उसको फिर कैटेगराइज उसी तरह कर दिया कि जिस तरह हम एस्थमा में कर लेते हैं, तो कितना इजी हो जाता है ना आपको ट्रीट करना,
कि गाइडलाइंस बनी हुई है, बस उसके ऊपर आपने चलना है। आपने ये 2 चीज़ें देखनी है, हिस्ट्री अच्छी तरीके से ले लिया आपने, फिर आपने पीएफटी करा लिए, और फिर आपने गोल्ड जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर, और जो है एमआरसी मॉडिफाइड रिसर्च क्लिनिकल रिसर्च काउंसिल वाला जो है वो, उसमें आपने कैटेगराइज करके और कर लिया। ठीक है, ए बी या ई, जो पहले सी और डी था उसको अब मिला के ई कहते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। मैंने उसको पूरा मैंने चैप्टर पढ़ा तो मैंने कहा देखो कितना चेंज हो जाता है भाई, कितना ज़रूरी है कि अपने आप को आप अपडेट करते रहें। ठीक है, पुरानी बुक में आप देखें 1 साल पहले ये जो मेरे ख्याल में 20th एडिशन में तो ये नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका सीओपीडी। और मैं लॉन्ग केस भी कराया हुआ, वो भी आप सुन लें, क्योंकि लॉन्ग केस में तो मैं उस तरह से बताती हूँ ना कि आप जो है वो हिस्ट्री कैसे लेंगे, पूरा केस कैसे आप वो करेंगे, कि कैसे आपको डील करना है अगर सीओपीडी का केस आ गया आपके पास, तो वो मैंने बताया हुआ। लेकिन ये सारी चीज़ें तो उसमें मैंने नहीं बताई हुई हैं, तो वो तो बहुत अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए ना। अब कोई भी, अब जैसे उसका केस है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का अगर केस है, तो वो भी अप्रोच क्या होगी आपकी, वो मैं लॉन्ग केस में आपको बताया जाता है। बाकी तो आपकी किस्मत है कि कौन सा इटियोलॉजी वाला पेशेंट आपके पास आया, वो आपको हर एक की इटियोलॉजी अलग अलग आनी चाहिए ना। तो क्या आया आपके पास, हीमोक्रोमेटोसिस आया है, हेपेटाइटिस बी आया है, क्रॉनिक वायरल आया है, या विल्सन डिजीज़ जो भी है, या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा व्हाटएवर, तो वो तो फिर ज़ाहिरी बात है आपको बहुत अच्छे से उस डिज़ीज़ के बारे में एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। और वही मैं हमेशा कहती हूँ कि लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक से आप पढ़ के जाएंगे जब भी इम्तिहान दे रहे होंगे। बिल्कुल भी आप 1 साल पहले के एडिशन से नहीं पढ़ेंगे। कितनी चेंजेस हो जाती हैं हर चीज़ में, देखें मैं तो हैरान हो रही हूँ। मतलब मेरे ज़माने के बाद से तो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है मेडिसिन। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा ये वाला। तो ज़रूर मुझे आप लिखिएगा, ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।